नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। शिवराज ने दावा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसे भी डुबो देती है। बंगाल चुनाव के संदर्भ में शिवराज ने कहा कि ममता दीदी सावधान रहना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस जहां साथ होती है वहां पराजय तय हो जाती है। दिल्ली में केजरीवाल को ले डूबी, यूपी में अखिलेश डूब गए और बिहार में तेजस्वी को डुबो दिया। अब बंगाल में ममता दीदी सावधान रहना। चौहान ने कहा कि बिहार में सरकार बन गई है और नीतीश के नेतृत्व में एक संतुलित मंत्रिपरिषद बनाई गई है। महागठबंधन अब एकजुट नहीं है, वो टूट रहा है। पार्टियां टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि उनको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। उनका गठबंधन सुविधा के आधार पर था और उनकी प्राथमिकताएं गलत थीं और अब ये साफ हो गया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की कमजोर परफॉर्मेंस का सीधा असर अब यूपी की राजनीति पर दिखने लगा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस की चुनावी क्षमता पर दोबारा सोच रही है। एसपी नेताओं का कहना है कि बिहार की तरह यूपी में भी कांग्रेस का वोट बैंक लगातार घट रहा है, जबकि एसपी का कोर वोट मुस्लिम यादव समीकरण ही है। इसी बीच दोनों दलों के नेता इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मांग की कि गठबंधन की कमान अखिलेश संभालें, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निर्विवाद नेता बता रहे हैं। एसपी का मानना है कि पार्टी को अपने मजबूत संगठन के हिसाब से 340 सीटों पर लड़ना चाहिए और बाकी सहयोगियों को देनी चाहिए। उधर कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन कायम है और हर चुनाव अलग होता है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया है कि सरकार का ये कहना है कि संसद में चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती, संसद की ताकत को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सत्रों में विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर चर्चा के लिए 100 से ज्यादा नोटिस दिए, लेकिन मोदी सरकार हर बार बचती रही। डेरेक का कहना है कि ईसीआई का बजट संसद पास करती है, इसलिए सांसदों को उस पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार को 74 साल के चुनावों पर चर्चा करने से भी डर लग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग पर 7 घंटे तक बहस हो चुकी है, इसलिए सरकार का बहाना गलत है। विपक्ष ने साफ किया कि आने वाले विंटर सत्र में वो फिर से चर्चा की मांग करेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी कि आखिर दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री क्यों बनाया गया। कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि कल से हमारी पार्टी के फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ आलोचनात्मक। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनका मकसद सही होता है और वो हमें सीख देती हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं पूर्वाग्रह से भरी होती हैं, जो सिर्फ आलोचकों की नीयत दिखाती हैं। परिवारवाद के आरोप पर मेरा कहना है कि पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए ये कदम मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत था। पहले भी पार्टी को बचाने के लिए कठिन और अलोकप्रिय फैसले लेने पड़े थे, ताकि हम फिर से शून्य पर ना लौटें। ये फैसला मेरे लिए जहर पीने जैसा था, लेकिन पार्टी को बचाना प्राथमिकता है। जहां तक दीपक प्रकाश की बात है, वो काबिल है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा वक्त दें, वो खुद को साबित कर देगा। गिर सोमनाथ जिले में शुक्रवार को बड़ा सदमा लगा, जब 40 साल के शिक्षक और बीएलओ अरविंद मुलजी वाधेर ने मानसिक तनाव और एसआईआर के भारी दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली। घर में मिला सुसाइड नोट बताता है कि वो कई दिनों से थकान और तनाव में थे और एसआईआर का काम अब नहीं संभल रहा था। जैसे ही ये खबर फैली, जिले में गुस्सा और दुख फैल गया। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेजों में बीएलओज को आधी रात तक काम करने के आदेश दिखे, जिससे टीचरों में और डर बढ़ गया। शिक्षक संगठनों ने साफ कहा कि अरविंद की मौत सिस्टम के दबाव का नतीजा है। इधर कलेक्टर ने कहा कि अरविंद ने कभी तनाव की शिकायत नहीं की थी और जांच के बाद ही बात साफ हो पाएगी। राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार पर हमला बोला है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आरजेडी ने एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनी है, जिसमें अनुभव और युवा चेहरों का अच्छा संतुलन है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने साफ कहा कि 10 मंत्रियों के परिवार से होने की बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पिता बीजेपी जेडीयू में काम करते थे, उनके बच्चे अगर पार्टी में काम नहीं करेंगे तो क्या लालटेन पकड़ेंगे। आरजेडी बस बेवजह सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार ने बुधवार को सीएम पद की शपथ ली थी और 26 मंत्रियों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है।
केंद्र सरकार ने चारों नए लेबर कोड को औपचारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म होकर अब देश में सिर्फ 4 श्रम संहिताएं लागू होंगी। वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। इस नए कानूनों में नए बड़े बदलाव किए हुए हैं। अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और बोनस मिलना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम की सीमा बढ़कर 125 घंटे प्रति तिमाही हो गई है। गिग वर्कर, ठेका मजदूर और प्लेटफॉर्म वर्कर भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन सुरक्षा इंतजाम जरूरी होंगे। सरकार का कहना है कि इससे 50 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि विपक्ष इसे मजदूर विरोधी बता चुका है। राज्यों को अपने नियम नए लेबर कोड के हिसाब से बदलने होंगे। डायरेक्टर एस राजामौली के खुद को नास्तिक बताने पर मचा बवाल थम नहीं रहा, लेकिन इस मुद्दे पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। वर्मा ने कहा कि नास्तिक होना कोई अपराध नहीं है और संविधान भी इसे सुरक्षा देता है। राजामौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि एक संगठन ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरजीवी ने साफ कहा कि किसी कलाकार का पर्सनल बिलीफ उसकी क्रिएटिविटी को नहीं रोक सकता। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या गैंगस्टर फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर को गैंगस्टर बनना पड़ेगा। वर्मा का कहना है कि राजामौली की सफलता से जलने वाले लोग ही इस विवाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजामौली के काम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी अगली फिल्म भी बड़ी हिट साबित होगी। दिल्ली पुलिस ने जिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसका मास्टरमाइंड बिहार के अररिया का 39 वर्षीय मौलवी इरफान अहमद बताया जा रहा है। इरफान बेहद पढ़ा लिखा है और उसने इंजीनियर, MBA, IT प्रोफेशनल और अरबी जानने वाले युवाओं को खास टारगेट बनाया। पुलिस के मुताबिक वो 3 तरीकों से लोगों को जोड़ता था: ऑनलाइन अरबी क्लासेस, फर्जी लिंक्डइन प्रोफाइल और यूनिवर्सिटी कैंपस में मुफ्त कोर्स का लालच। धीरे धीरे लोगों को अलग चैट पर ले जाकर वो कट्टरपंथ, गजा बदले और जिहाद की बातों की ओर मोड़ देता था। इस मॉड्यूल का मकसद ऐसे पढ़े लिखे लोगों की छोटी छोटी सेल तैयार करना था जो फंडिंग जुटा सकें, विदेश जा सकें और बिना शक के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। सभी गिरफ्तार लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा LJPR को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। RLM को पंचायती राज विभाग दिया गया है। ने बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर उन सभी लोगों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने राहुल के खिलाफ खुला खत लिखा था। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ अचानक 272 तथा कथित प्रतिष्ठित लोग सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश किए, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया और बीजेपी पर सीधा दबाव बढ़ा। कांग्रेस का कहना है कि ये 272 लोग असल में बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों जैसे RSS, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। कई के खिलाफ गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन बीजेपी से नाते के कारण सबकी छवि साफ दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि ये लोग लोकतंत्र या संविधान की चिंता नहीं करते, बल्कि उस सिस्टम का बचाव कर रहे हैं जो उन्हें ही बचाता है। राहुल गांधी का कहना है कि वो सच्चाई सामने लाकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस बार सबसे बड़ा विवाद बना रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाकर NDA को फायदा पहुंचाया गया, जबकि NDA ने उसे घुसपैठियों की सफाई बताया। करीब 44 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे भी, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। विश्लेषण के मुताबिक SIR की वजह से NDA को कोई बड़ा चुनावी फायदा नहीं मिला। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा से 2025 विधानसभा तक NDA की वोट हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी ही रही, जबकि महागठबंधन की हिस्सेदारी थोड़ी घटी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए वहां भी NDA को खास बढ़त नहीं दिखी। डेटा से ये साफ है, SIR राजनीतिक विवाद तो था, लेकिन चुनाव परिणाम तय करने वाला फैक्टर नहीं।
दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया जब भारत का तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने की है। IAF ने कहा है कि उन्हें इस नुकसान का गहरा दुख है और हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है। हादसा दोपहर करीब 2:10 पर हुआ जब तेजस, जो HAL द्वारा बना सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अचानक नीचे गिर गया। सूत्रों का कहना है कि पायलट ने नेगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवर नहीं किया। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन अचानक तेजी से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में काला धुआं उठने लगा। ये 2 साल में तेजस का दूसरा क्रैश है। इससे पहले 2024 में जैसलमेर में तेजस हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन तब पायलट सुरक्षित बच गया था। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है। कई कांग्रेसी विधायक दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने पहुंचे, जिसके बाद CM बदलने की अटकलें फिर से बढ़ गई हैं। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार को 2 धड़ों में बांट चुकी है, एक सिद्धरमैया का ग्रुप और दूसरा DK शिव कुमार का। लेकिन बेंगलुरु में जब DK शिव कुमार से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि CM सिद्धरमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सभी 140 विधायक मेरे अपने हैं, मेरे खून में गुटबाजी नहीं है। दिल्ली जाने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा में लोग नेतृत्व से मिलने जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। उधर बीजेपी नेता R अशोक ने कहा कि सरकार 2 हिस्सों में बंट चुकी है और सिद्धरमैया के पास बहुमत नहीं बचा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।